ठीक है. So जब हम when we talk about mechanically ventilated patient, we talk about what? FASTHUDDID. Always remember this mnemonic. ये mnemonic हम लोग mnemonics क्यों यूज कर रहे हैं? ये जो हम लोग checklist है ये यूज, why do we use these checklists? मालूम है? Checklist क्यों यूज करते हैं मालूम है? क्यों? What do you think why we use checklists? क्या लगता है आपको, क्या लगता है हम checklist क्यों यूज करते हैं? एक ऑर्गेनाइज असेसमेंट रहता है. Very good, organized assessment होता है. To get the we will get the instant information or the instant information about मिलेगा. the patient. लेकिन चेकलिस्ट पहला किया जाता है सबसे पहले, बाद में उसको असेस किया जाता है, राइट? तो एक तो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और क्या है? एनी अदर थिंग इन योर माइंड कि चेकलिस्ट क्यों करते हैं? आपने चेकलिस्ट और किधर देखा है? सर्जरी के लिए पेशेंट. हाँ, तभी देखा है, चेकलिस्ट देखा है. तो क्यों देखा है? सर्जरी में क्यों दिखता है आपको चेकलिस्ट? इंश्योर करते हैं हम लोग, मतलब हर एक चीज प्रॉपर्ली हो क्यों रहा हम है. इंश्योर कर रहे हैं? बाद में patient कुछ पेशेंट safe सेफ्टी रहे. मेंटेन करने के लिए. At the end of the day, we want to maintain safety, isn't it? Our entire thing is to maintain safety. आपको पता है सब इंडस्ट्री, अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कितने सारे इंडस्ट्रीज है. इसमें सबसे सेफ इंडस्ट्री कौन सा है? एयरपोर्ट. एयरपोर्ट की सबसे सेफ है. आप देखो 1 मिलियन फ्लाइट जाता है हमारे इंडिया एयरपोर्ट से, मिलियंस ऑफ फ्लाइट, मिलियन जाता होगा फ्लाइट, मिलियन फ्लाइट जाता होगा हमारा. ओके, मिलियन फ्लाइट. लेकिन किधर आप लोगों को एक्सीडेंट सुनाई देता है? सुनाई नहीं देता ना एक्सीडेंट. किधर एक एक्सीडेंट हो तो बड़ा बवाल हो जाता है, राइट? हाँ, लेकिन मिलियंस ऑफ फ्लाइट. अभी आप अगर आप देखोगे कितना फ्लाइट्स वर्ल्ड में चल रहा है अभी ऊपर, मिलियन रेट के शायद, हाँ, पूरी वर्ल्ड में अगर गिनेंगे तो उसमें एक्सीडेंट्स किधर होते हैं? सिमिलरली रोड पे अभी देखो तो अभी आपको रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे. रोड पे अभी देखो, अभी ये टाइम पे अगर आप देखोगे आज कितना एक्सीडेंट हुआ है, या अभी ये टाइम पे कितना एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक्सीडेंट हुए रहेंगे. ऑन एन एवरेज हमारे रोड्स पे 120 एक्सीडेंट्स पर मुंबई सिटी में होते हैं, isn't it? हाँ, मुंबई सिटी में होते हैं. तो वो हिसाब से the airline industry is the safest industry. Among you who has gone by the flight, कौन गया फ्लाइट में? कोई भी गया फ्लाइट में? You have gone. What do you see when you enter a flight? When you're climbing up a flight, I'm asking because she's gone on a flight. Let's ask her. What did you see when you entered a flight? When you're climbing up the flight, what did you see? Climbing up the flight, we obviously see the whole plane. You see the plane. When you enter inside the We plane, enter, there is a small, and then on the right side there is an empty. and the left side, what is happening? You see? Left side, mostly the air hostess they stand. So वो तो on the सब. side, What on the left of the pilot side? What are they doing at that time? So you should see what happens next time you climb an airline. You should see what happens on the left side. Okay. So if you climb an airline, on the left side आप देखोगे तो ये जो पायलट और को पायलट के हाथ में एक लिस्ट होता है. हाँ, और को पायलट बोलता है this check, मतलब एक चेक करता है, दूसरा लिस्ट ओपन करता है. तो इनका दोनों का साइन लगता है बिफोर द फ्लाइट गोस. समझ में आ रहा है? तो पूरा एक चेकलिस्ट होता है, उसको एयरक्राफ्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो. Okay, that checklist ensures that there is no problems when you're flying. That's why air travel is the most safest travel in the world. The most safest travel in the world is air travel. क्यों? क्योंकि इनके पास इतने चेकलिस्ट है कि by the time you have entered the flight, you are in the most safe zone of the world. समझ में आ रहा है? इसीलिए जब भी सबसे सेफ जोन ऊपर ही होते थे, न्यूक्लियर वॉर भी होगा सबसे सेफ ऊपर होता है. समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए हर प्राइम मिनिस्टर के पास एक प्लेन होता है, हर प्रेसिडेंट के पास एक प्लेन होता है. वो प्लेन उनको ऊपर लेके जाते हैं, जब भी प्रॉब्लम रहता है. तो एयरफोर्स वन सुना आपने? यूएस का एयरफोर्स वन, हमारे इंडिया का भी है. हाँ, एयरफोर्स वन very safe. Not only that, if you enter into the airport also, you know they keep checking you. ये list, वो list, क्या है? इतना checklist है. That is why the aircraft industry is the safest industry in the world. So we are trying to make our industry, our healthcare industry, the safest industry, and that is why we come with checklists. That's why we come with checklists. It's not just you want to fill a form. Okay, it's because you have used a checklist. You pick out problems. You are able to filter problems out, and that's why the most difficult patient is the patient that is mechanically ventilated. That is the most difficult patient because that patient is completely under our mercy. Patient कुछ बता नहीं पा रहा है. Patient is not able to talk. Patient is not able to communicate. You are not able to understand. Patient is under sedation. Patient is not. You are giving sedation and stopping all his generally sympathetic functions. So that patient becomes just an object lying there. No,
It's like an object lying there. So the safety of that patient becomes very important. And that is why way back in 2000s, early 2000s, we came up with a checklist manifesto called as FASTER PID. It was only FASTER, then it became FASTER PID. And it's important that each and everyone sitting in this hall knows what is FASTER PID. Because exam mein 100% this will be asked to you. Okay, and I'm surprised at certain exams, even in critical care exams, even recently conducted critical exam, people didn't know what was FASTER PID. So let's see one by one. Put your hands up and tell me what is F and A. Okay, what is F? Feeding. Wave hands up, hands up, hands up. F. Feeding. A. Don't answer together. There's no point. Analgesic. Okay. S. Sedation. So it's not only sedation. So what is S? Anybody? S is what? So S has two things. S has sedation and spontaneous breathing trial. S has sedation and spontaneous breathing trial. Okay, Shulka, don't write anything. Okay, so sedation, and don't write because you get all this on the net, you just see it. Okay, sedation and spontaneous breathing trial. So when I am actually looking at it, why is spontaneous breathing? What is the meaning of spontaneous breathing trial? It is such an important thing. We'll come to that. We'll come to that when we come, because it causes early bleeding. Okay, so sedation and sedation vacation. It's not sedation. It is sedation vacation and spontaneous breathing trial. Have you given a sedation vacation? Have you done a spontaneous breathing trial? That is what. What is T? 1 second. Thrombolytic agent. No. Thromboprophylaxis. There's a difference. Thromboprophylaxis means you prevent a thrombosis. Thromboprophylaxis. Okay. Then when you fast in H, what is H? Brother? Alia? In the exams it's asked and you still don't know what it is usually. What is H? Head and elevation. Very good. So H is head and elevation. H is head and elevation. Okay. What is U? Ulcer prophylaxis. What is G? Alia? Glycemic control. So very bad both of you all. I mean it's something I do every day. Okay, glycemic control. G is glycemic control. Okay, G is glycemic control. What is B? No. What is B? No. It's bowel and bed sores. Bowel and bed sores. It's bowel and bed sores. What is I? Indwelling catheters. All indwelling catheters. What is D? De-escalation of antibiotics. So this, if you do not know, then we understand that you do not know to treat a patient. You don't know how to take care of a mechanically ventilated patient if you don't know this. So usually when in the exam we ask FASTER PID and we don't know FASTER PID, we say, boss, you are not safe. At the end of the day, what are we trying to do? We are trying to make you as safe as possible to treat our patients. So that's why when you say safety, this FASTER PID comes first in our mind. That is why we all have to understand what FASTER PID is. That is why from the last couple of lectures we are doing only these. We have finished feeding, we have finished analgesia, sedation, we are now in thromboprophylaxis. Okay, clear? So, Kalpana, what do you understand by thromboprophylaxis? मतलब क्या है? क्या है thromboprophylaxis? Prophylaxis का मतलब क्या है? Prophylaxis का मतलब क्या है? Prophylaxis, just prophylaxis. Sister, prevention. So prophylaxis is ये होने के चांसेस है, मतलब नहीं है तो भी मेरे को प्रोफिलैक्सिस करना है, इसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस. हाँ, चांसेस मिनिमल भी है तो भी मेरे को प्रोफिलैक्सिस करना है, इसको प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर ऑन दिस? प्रोफिलैक्सिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. प्रोफिलैक्सिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिवेंशन, इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रीटमेंट. प्रोफिलैक्सिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीएम्प्टिव, इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रीटमेंट. प्रीएम्प्टिव भी एक टर्मिनोलॉजी होता है, बट लेट्स नॉट गो टू दैट. प्रोफिलैक्सिस मतलब जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल. अभी मैं एक समझ लो मेरे को कैंसर हो गया है, मेरे को कुछ इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को एक फ्लूकोनाजोल या कोई मेडिसिन सिप्रोफ्लॉक्सिन दे के रखा हुआ है. कुछ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को दे के रखा हुआ है. ये क्यों दे के रखा हुआ है? स्मॉल डोज, ताकि मेरे को आगे जाके इन्फेक्शन ना हो. इसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस. मेरे कुछ भी नहीं है, साइन ही नहीं है मेरे पास. बल्कि सब लोग दूसरा टाइप, मेरे पास स्नेहलता करके पेशेंट, अपने पास एक पेशेंट नीचे है, उसका बीटा डी ग्लूकन पॉजिटिव आ गया, मतलब उसको कुछ तो पॉजिटिव आया. हाँ, उसको कुछ तो पॉजिटिव आया, उसको मैं अभी जाके एंटी फंगल चालू कर रहा हूँ. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्प्टिव. प्रिवेंशन नहीं, प्रीएम्प्टिव. समझ में? प्रीएम्प्टिव. क्लियर? दैट्स कॉल्ड प्रीएम्प्टिव. क्लियर ऑन दिस? हाँ,
तो prophylaxis. Understand first what is prophylaxis. Okay, so now what is thrombosis, Vishal? Thrombosis का मतलब क्या है? अभी prophylaxis हमको समझ में आया कि प्रिवेंशन है. Thrombosis का मतलब क्या है? जो ब्लड हम कैन्युला वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट ना हो जाए तो हम लोग खाली जब भी कैन्युला डालते हैं तभी ब्लड क्लॉट होता है? नहीं, कोई भी अगर आईवी कैन्युला तो खाली जब भी कुछ डालेगा तो क्लॉट होता है, ऐसा है? नहीं, उसके बाद भी हो सकते हैं. किधर हो सकता है? उसके आजू बाजू में नहीं अगर एयर जाता कल्पना? है, अगर एयर जाता है फिर हाँ। भी हो सकता है. नहीं फ्यूमरल या कुछ डाला है तो क्लॉट हो सकता है, लेकिन क्लॉट क्यों होता है? मूवमेंट नहीं रहता है. मूवमेंट नहीं रहता. वेरी गुड, देयर इज नो मूवमेंट. फिर सर्कुलेशन मतलब स्टेबल सर्कुलेशन रहता है. मूवमेंट नहीं है, सर्कुलेशन हाँ. सर्कुलेशन मूवमेंट नहीं है. फिर हाँ हाँ व्हाट इज क्लॉट क्यों होता है? वो कोएगुलेशन का नहीं, क्लॉट क्यों होता है? आलिया, व्हाई डू यू गेट क्लॉट्स? Why do you get clots? Huh? Why do you get clots? देखो हम लोग यहाँ पर हमारे क्लॉट फॉर्मेशन के लिए 3 चीजें की जरूरत है. ओके, which causes a high chances of clot. I'm surprised you all don't know third MBBS. So एक reason होता है, you all should attend all the nursing lectures because I don't think you all have understood things. Okay, so 3 चीज important है. हाँ, जब भी क्लॉट होता है, एक चीज होता है कि वेसल डैमेज होना है, किधर ना किधर वेसल डैमेज होना है. ओके, ना किधर इन्फेक्शन की वजह से हो गया, कैन्युला की वजह से हो या कुछ भी हो, इन्फेक्शन वहां पर कुछ तो वेसल डैमेज होना है. दूसरा चीज है वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होना है, इसको स्टेसिस बोलते हैं. हाँ, और तीसरा है बॉडी में ऐसा टेंडेंसी है कि कोआगुलेशन फैक्टर्स ज्यादा, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट बोलते हैं उसे. सो ये 3 चीज होना है. क्या 3 चीज होना है? एक तो कहां से भी वेसल डैमेज हो रहा है, मतलब किधर ना किधर या कैन्युला डाल दिया या हम लोग पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया किधर ना किधर, तो वहां का वेसल में उसको एंडोथेलियाइटिस से कुछ हो गया. समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब वेसल के अंदर कुछ तो इन्फ्लेमेशन हो गया. हाँ, एक वो हो गया. सेकंड क्या हो रहा है? सेकंड ब्लड सप्लाई जा नहीं रहा है, मतलब बहुत स्लो हो गया है. स्लो हो गया तो क्या हो गया? ब्लड में क्या आरबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, ये साथ में ऐसा जा रहे हैं. तो अभी इसको जगह मिल गया इधर चिपक नहीं का, तो प्लेटलेट इधर चिपक गया. समझ में आ रहा है? और ज्यादा चिपकने के लिए उसको एक ग्लू जैसा फैक्टर चाहिए या कोई कंडीशन चाहिए, वो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट बोलते हैं उसको. ये 3 चीज, hypercoagulable state, stasis and endotheliitis or some inflammation to the vessel wall. इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्कआउट स्ट्राइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्कआउट स्ट्राइड, VIRCHOW ट्राइड. वर्कआउट स्ट्राइड का मतलब ये 3 चीज होना है क्लॉट होने के लिए. सिंपल है, समझ में आ रहा है? वापस में आई एक्सप्लेन टू यू. You need to have some inflammation in the wall of the vessel. Okay, you need to have some amount of stasis, that means blood is not moving it through, and the third thing is you need to have hypercoagulable state. Hypercoagulable state का मतलब क्या है? मैं अगर ऐसे ही बैठूं तो मेरा क्लॉटिंग टेंडेंसी आ जाता है, मैं ऐसे ही बैठूं तो क्लॉटिंग हो रहा है मेरे को. यू आर अंडरस्टैंडिंग? ऐसे ही बैठूं तो मेरे को क्लॉटिंग हो रहा है, इसको हाइपरकोगुलेबल स्टेट बोलते हैं. हाँ, अभी हमारे जो पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू दीस पेशेंट्स जो आईसीयू में होते हैं. एक तो कंप्लीटली इमोबाइल है, आप और हमारे जैसा नहीं है. इमोबाइल है तो ब्लड ज्यादा मूव नहीं हो रहा, ऐसे बैठे हुए. हाँ, ऐसे बैठे हुए तो ब्लड ज्यादा मूव नहीं हो रहा है. जितना होना चाहिए, जितना फास्ट मूव होता है आपका और मेरा ब्लड, ऐसा फास्ट मूव नहीं हो रहा है. हाँ, उनको हाइपोटेंशन है, ये है, वो है, तो ब्लड ज्यादा मूव नहीं हो रहा. समझ में आ रहा है? हाँ, तो वहां स्टेसिस आ गया. ठीक है, स्टेसिस आ गया, उतना प्रेशर फास्ट मूव नहीं हो रहा. एक पैरामीटर आ गया हमारे यहाँ. दूसरा ये होता है जब भी क्रिटिकल इलनेस होता है तो हाइपरकोगुलेबल स्टेट डेवलप होता है. जब भी पेशेंट क्रिटिकली इल होता है तो हाइपरकोगुलेबल स्टेट डेवलप होता है हाइपरकोगुलेबल स्टेट डेवलप होता है. ठीक है. और तीसरा चीज क्या है? पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है, सेप्सिस है, कोई सर्जरी हुआ है. अगर आज मैं इधर बैठा हूँ और आज तुमने मेरा हाथ में ऐसा छीरा मार दिया तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है.
खाली इधर तो होता ही है, लेकिन बॉडी रिएक्ट करेगा ना, तो बॉडी रिएक्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। समझ में आ रहा है? मेरे को एक सर्जरी कर दी, मेरा पैर निकाल दिया, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया, बॉडी गेट्स इन्फ्लेम्ड, बराबर? हाँ, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो इन्फ्लेमेशन, stasis and presence of hypercoagulable state that is of the vessel will actually cause clots. इसका मतलब हमारा most often patients को clot होने का chances होता है, ICU का patient। हाँ, हालांकि दूसरा पेशेंट जो हमारे इधर है, छोटा सा हेडेक के लिए आया हुआ है, एडमिट कर दिया है, हाँ ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं, वो चल रहा है फिर रहा है, वो तो वार्ड में चल रहा है, उसको क्या, उसको कुछ है। लेकिन एक TKR का पेशेंट पकड़ के लो, TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट। अभी टोटल नी रिप्लेसमेंट जाहिर है कि वो ज्यादा चलता नहीं है, बड़ा सर्जरी हुआ है, एनेस्थीसिया के वक्त सोया हुआ पड़ा था, वो स्टेसिस था, एनेस्थीसिया के वक्त सोया हुआ पड़ा था, बराबर? सर्जरी हुआ है, मतलब उतना देर उसको स्टेसिस हुआ है, उतना देर सर्जरी के बाद इन्फ्लेमेशन हुआ है, बराबर? तो ऑब्वियसली दिस इज अ चांस ऑफ गेटिंग क्लॉट्स। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई ऑल पेशेंट्स को मैकेनिकली वेंटिलेटर पेशेंट में पकड़ लो तो सब कुछ हो गया उसमें, मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट देखो तो सब कुछ हो गया। दैट इज व्हाई थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस becomes very important for mechanically ventilated patients। ठीक है, क्लॉट हुआ तो क्या होगा? क्लॉट हो से क्या होता है? क्लॉट होता है तो क्या होता है? कल्पना, क्लॉट किधर हो रहा है? कौन से वेसल में हो रहा है? आपके पास दो वेसल्स है, आर्टरी है, वेन है। कि कौन कौन बोलते हैं कि आर्टरी में हो रहा है, कौन कौन बोलते हैं वेन में हो रहा है? वेन में आप कितने 1 2 3 4 5 जन बोल रहे हैं। यू आर आल्सो सेइंग वेन। So when we say thromboprophylaxis, we are talking of venous thromboprophylaxis। ये जो वर्कआउट स्ट्राइड है वो आर्टेरियल सप्लाई में नहीं होता, दिस इज वेनस। यूजुअली when we are talking about thrombosis from thromboprophylaxis point of view, we are looking at venous thrombosis। तो क्या हो गया वेनस थ्रोम्बोसिस? तो क्या हो गया? आपने बोला सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई तो आर्टरी से जाता है। अगर मेरे को ब्लड सप्लाई चाहिए तो आर्टरी विल गिव ब्लड सप्लाई ना। अभी वेन में है तो क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? लेट्स सी वन बाय वन। हां, अगर वेन में वो क्लॉट है, अगर वो क्लॉट मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। हाँ, तो बराबर, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता कैसे है? मेरे को जरा बताओ, क्लॉट जा रहा कहां से है? मैं की बता मेरे को, क्लॉट जा रहा कैसे? समझ लो मेरे को थ्रोम्बोसिस है, वेनस थ्रोम्बोसिस है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कैसा हो रहा है? क्लॉट जा रहा है कैसे, मतलब कहां से जा रहा है? उसका रूट पता मेरे को, बहुत बता कहां से जा रहा है। अभी समझ लो मेरा क्लॉट पैर में है, हाँ, अब मेरे को बता यहाँ से लंग्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब वो हार्ट और लंग की तरफ जा रहा है ना, तो जा कैसे रहा है? यहाँ से बता ना, देखिए बात कर रूपाली। सर वीनस रिटर्न जाता है वैसे वो यहाँ से वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, वेरी गुड। वेना कावा, फिर वो aorta से एट्रियम में एंटर करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, तब जाके उधर का अटक जाएगा। समझ में आएगा? समझ में तेरे को? यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट से राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तब हार्ट फेल हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और रुक जाएगा वहां पर, और फिर यहाँ से अपना हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, फिर जाएगा नहीं राइट वेंट्रिकल से। तो अपना ये जो पेशेंट्स होते हैं जिसको क्लॉट होते हैं, उनको स्ट्रोक हो सकता है क्या? कैसे होएगा स्ट्रोक? कैसे स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक कैसे होएगा? बताओ। नहीं, ब्लड में यहाँ से ऐसे जा रहा है, पल्मोनरी में जा रहा है, ब्रेन में तो प्रॉब्लम नहीं जा रहा, ये तो लंग्स की तरफ जा रहा है। तो हार्ट का फंक्शन कम होता है तो ब्रेन को, वो तो एकदम कार्डियक अरेस्ट होने के बाद। लेकिन ऐसा समझ लो पेशेंट ऐसा है और मेरे को सडनली ऐसा ब्रेन स्ट्रोक ऐसे हो सकता है क्या? तो आप जो बोल रहे हो जब बीपी ड्रॉप होगा, ये होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, तो ब्रेन में प्रॉब्लम होगा। क्लॉट आगे तक जाएगा, फिर कहां से जाएगा? अभी ये तो जा रहा है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कैसे जाएगा वो? क्लॉट तो रुक जाएगा ना। हमारा कैसा है सिस्टम, ये हमारा आर्टरी है, फिर वो छोटा हो जाता है, फिर और छोटा हो जाता है, हाँ, एकदम ही छोटा हो जाता है, फिर वो छोटा बड़ा होता है, तो ये तो क्लॉट आगे तो रुक जाएगा।
समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये पल्मोनरी आर्टरी है, फिर ये पल्मोनरी आर्टीरियल हो जाएगा, फिर कैपिलरी हो जाएगा, फिर एकदम ही पतला हो जाएगा, फिर वो वेन में तब्दील होगा ना, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो प्लॉट अगर बड़ा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, प्लॉट बड़ा है आगे रुक जाएगा, इधर आगे नहीं जाएगा, तो स्ट्रोक हो सकता है क्या? स्मिता स्ट्रोक हो सकता है क्या? सर लेकिन ब्लड ये हार्ट पंप नहीं करेगा तो वो तो जब भी कार्डियक अरेस्ट वगैरह हुआ, भी एकदम बीपी ड्रॉप हुआ तो हाइपॉक्सिया, मैं तो स्ट्रोक बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने जब स्ट्रोक डिस्कस किया हमने क्या बात किया था कि कौन सा तो एक आर्टरी ब्लॉक हो गया, पूरा नहीं, हमने क्या बोला था कौन सा तो एक आर्टरी ब्लॉक हो गया, ये हमने बोला था, बराबर? हाँ, आप जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, पूरा ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गया। स्ट्रोक का मतलब क्या है? कोई तो भी एक आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, इसका मतलब है स्ट्रोक। इसके में स्ट्रोक जो बोलते हैं कोई तो भी एक आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है? कौन सा तो भी एक आर्टरी में, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो, उसमें से एक आर्टरी जाके ब्लॉक हुआ, तब जाके स्ट्रोक पैदा होता है। आप जो बोल रहे हो इसका मतलब ये कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट में ब्लड ही नहीं गया, पूरा ब्रेन को सप्लाई नहीं गया, इसलिए ब्रेन बंद हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो नहीं है, तो स्ट्रोक हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक पेटेंट फोरामेन ओवल होता है, मतलब हार्ट के बीच का वॉल जो होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, एट्रिया के बीच में, वहां पर एक खड्डा होता है, उसको पेटेंट फोरामेन ओवल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से खून ऐसे जाता है, आरवी में पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और वो पेटेंट फोरामेन ओवल से मूव हो जाता है लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट साइड से ऊपर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में घुसता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रोक हो सकता है, हाँ, बिकॉज़ अगर वो होल खुला हुआ रहता है तो, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? हाँ, तो बट नॉर्मली क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, 99% पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसलिए जब स्ट्रोक होता है हम 2D एको करते हैं। हम 2D एको क्यों करते हैं? हार्ट का फंक्शन पता करने के लिए, और पता करने के लिए भाई डीवीटी है और पीएफओ है क्या। अगर डीवीटी है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस है एंड पेटेंट फोरामेन ओवल है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है। समझ में आ रहा है? You understood the reason why we do a 2D echo apart from understanding the heart? Clear? Clear? तो अभी now we come to thromboprophylaxis। अभी हमको पता है कि हमारा हर पेशेंट को थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस हमको देना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो स्टेसिस में रहता है। ठीक है? हाँ, अभी what are the various type of thromboprophylaxis you know? So you say, so there is one is pharmacological and other is mechanical. तो pharmacological हो गया, mechanical हो गया, clear? Pharmacological हो गया, mechanical हो गया। Pharmacological मतलब medicines, ठीक है? तो regularly pharmacological methods of thromboprophylaxis, so उसको क्या बोलते हैं? मतलब what is its generic name? You're right, excellent. हाँ, so heparin, एक ग्रुप है हेपरिन नाम का, एक ग्रुप है हेपरिन नाम का, और एक दूसरा ग्रुप है नॉवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स। ये तो हेपरिन हो गया पेरेंटल। पेरेंटल में क्या आ गया? पेरेंटल में हेपरिन आ गया, को क्या बोलते हैं? एनॉक्सापैरिन। सो जो भी PARIN आता है, ये सब वो ग्रुप में आता है जो पेरेंटल होते हैं, जो इंजेक्शंस में देते हैं। पेरेंटल मतलब इंजेक्शंस, क्लियर? हाँ, तो अगर आप पेरेंटल में पूछोगे, फर्स्ट हो गया हेपरिन, और हम जब हेपरिन बोलते हैं हम कन्वेंशनल हेपरिन ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल हेपरिन। वो जो वायल में आता है उसको हम कन्वेंशनल हेपरिन बोलते हैं। सो व्हेन डॉक्टर टेल्स यू दैट आई वांट कन्वेंशनल हेपरिन, तो आपको वो लाना है 25,000 यूनिट्स होना। समझ आ रहा है? कन्वेंशनल हेपरिन, क्लियर? हाँ, ये होते हैं हेपरिन, ठीक है? दूसरा होता है लो मॉलिक्यूलर हेपरिन। तो इसने क्या कर दिया है ना, वो एकदम पतला पतला करके लो मॉलिक्यूलर हेपरिन कर दिया उसको, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ओके, लो मॉलिक्यूलर हेपरिन कौन से होते हैं? जिसमें PARIN लिखा रहता है, दैट इज एनॉक्सापैरिन। यू अंडरस्टैंड? एनॉक्सापैरिन, डाल्टेपैरिन, ठीक है? एंड देयर इज वन एंटिटी कॉल्ड एज फोंडापारिनॉक्स। ये तीन हमको जानना है, बाकी बहुत है लेकिन हमको ये तीन जानने हैं, क्लियर? सो इफ यू रिमेंबर इट इज एनॉक्सापैरिन, डाल्टेपैरिन एंड फोंडापारिनॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ये तीनों को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है? तो अभी पेरेंटल हेपरिन में, हम लोग पेरेंटल में, अभी पेरेंटल मतलब जो भी हम IV या सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, ठीक है? अब
दोनों में डिफरेंस क्या है? हेपेरिन, जब भी हम हेपेरिन और लोमर हेपेरिन में डिफरेंस क्या है? What is the difference, Smita? लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं. What is the difference, Alia? So heparin और इसमें mechanism of action में difference क्या है? So बताता हूँ. अभी conventional heparin जो है वो बहुत सारे factors पे काम करता है. हमारा जो coagulation, मतलब हम coagulation cascade जिसको बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है मालूम है? बहुत सारी चीजें. पहला उधर खत्म होता है, फिर एक फैक्टर 7 करके आता है, फिर एक फैक्टर 5 करके आता है, फिर फैक्टर 10 करके. तो ऐसा हमारे पास 12 coagulation factor, 13 coagulation factors है. ये जो coagulation factors है वो सब साथ में काम करते हैं. ये सब साथ में काम करते हैं जब जाके क्लॉट फॉर्म होता है. तो ये जो coagulation factors है ना, इसमें से काफी coagulation factors को साथ में हेपेरिन बंद कर देता है. समझ में आ रहा है? हेपेरिन क्या करता है? काफी coagulation factors है, हाँ, जिसको साथ में वो बंद कर देता है. जैसे कि फैक्टर 10 हो गया, ऐसा 1 2 3 4 5 फैक्टर्स है. जैसे हाँ, हमारा फैक्टर जो काम अंदर जो काम करते हैं उसको 12 11 10 9 8 9 10 5 2 and 1, ये जो फैक्टर्स होते हैं, हाँ, इसमें से काफी फैक्टर्स को हेपेरिन बंद कर देता है. मतलब कोआगुलेशन होता ही नहीं उसके वजह से. समझ में आया? समझ में आया? हेपेरिन बहुत सारे फैक्टर्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से कोआगुलेशन होता ही नहीं. क्लियर? Whereas लो मोलेक्युलर हेपेरिन जो रहता है उसमें से खाली एक फैक्टर को इनहिबिट करता है, जिसको हम फैक्टर 10 बोलते हैं. समझ में आ रहा है? लो मोलेक्युलर हेपेरिन जो रहता है वो खाली एक ही फैक्टर को इनहिबिट करता है, फैक्टर 10. क्लियर? समझ में आया? क्लियर? इसीलिए अगर मेरे को हेपेरिन को टेस्ट करना है, मतलब हेपेरिन बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या होना चाहिए? ये सब फैक्टर्स बंद होना चाहिए. और ये सब फैक्टर्स बंद हुआ है कि नहीं हुआ है देखने के लिए, हाँ, हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT. हेपेरिन का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखने के लिए हमारे पास हमको पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो कोआगुलेशन फैक्टर्स है इसको बंद किया है कि नहीं किया. समझ में आ रहा है? और वो जानने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है APTT. समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी टेल यू टू सेंड व्हेन यू आर ऑन कन्वेंशनल हेपेरिन. मतलब APTT भेजो, बोलते नंबर APTT भेजो, ये इसके लिए रहता है. समझ में आ रहा है? हाँ, और ये हम एवरी 4 to 6 आवर्स भेजते हैं क्योंकि हेपेरिन का इफेक्ट 4 to 6 आवर्स का रहता है, वो चेंजेस हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए वी मेंटेन दैट PTT बिटवीन 60 to 80. हम 80 के आजू बाजू रखते हैं. हम APTT को 80 के आजू बाजू रखते हैं. तो अगर APTT अगर हेपेरिन बढ़ा दिया तो PTT बढ़ जाएगा, अगर हेपेरिन कम किया PTT कम हो जाएगा. तो इसलिए हम उसको मॉनिटर कर पाते हैं. समझ में आया? तो अगर मेरे को इफ आई एम ऑन कन्वेंशनल हेपेरिन आई विल मॉनिटर माय PTT, नॉट PTINR, APTT. समझ में आ रहा है? उसके लिए सीआरटी जब पेशेंट हेपेरिन पे रहता है तो आप भेजते हैं ना, वो क्यों भेज रहे हैं हम लोग? देखने के लिए. समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें क्या है ना, मैं अगर खून निकालूंगा ना और यहाँ पर रख दूंगा तो गाढ़ा हो जाएगा. मैं इधर निकाल के इधर रख दूंगा तो गाढ़ा हो जाएगा, तो स्टॉप क्लॉट हो जाएगा. देखा है ना आपने, खून मारेंगे तो क्लॉट हो जाता है. क्लॉट क्यों होता है? क्लॉट इसकी वजह से होता है क्योंकि कोआगुलेशन फैक्टर उसमें काम कर रहा है, उसको वेसल वॉल दिख ही नहीं रहा है, वो क्लॉट हो जाता है. वो समझ में आ रहा है? सिमिलरली जब वो ब्लड यहाँ से निकलता है सीआरटी सर्किट में जाता है, अरे ये तो वेसल वॉल ही नहीं है, क्लॉट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? हाँ, क्लॉट हो जाएगा. इसलिए वो अगर क्लॉट हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट नष्ट हो जाता है. इसीलिए हम वी ट्राई टू कीप दैट सर्किट ऑन बाय गिविंग हेपेरिन. समझ में आया? क्लियर? कन्वेंशनल हेपेरिन समझ में आया? अभी आप मुझे बताओ कि लो मोलेक्युलर हेपेरिन को हम कैसे मॉनिटर करेंगे? लो मोलेक्युलर हेपेरिन कैसे मॉनिटर करेंगे? अभी हमने बोला कि कन्वेंशनल हेपेरिन को मेरे को पूरा पाथवे मेरे को फाइंड आउट करना है, बराबर? तो इसलिए मैंने PTT किया. तो लो मोलेक्युलर हेपेरिन PTT में काम कर सकता है क्या? वेयर डज इट वर्क? कहां पर वर्क करता है विशाल? हाँ, तो हमको क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? अगर हमको लो मोलेक्युलर हेपेरिन मॉनिटर करना है तो हमको क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? फैक्टर 10. समझ में आ रहा है?
अगर मेरे को देखना है कि मेरा एनॉक्सिपायरिन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को फैक्टर 10 मॉनिटर करना पड़ेगा। अवेलेबल नहीं होता है बहुत सारी जगहों पे। कौन से पेशेंट में आपको करना पड़ेगा ये? जिसको लोकल एकदम जाड़े लोग को, क्योंकि हमको उनका वेट पता नहीं रहता है। जो रीनल फेलियर में है उनको पता नहीं चलेगा हमको, समझ रहा है? तो ये दो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में हमको फैक्टर 10 मॉनिटर करना पड़ता है। अवेलेबल नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होता है, समझ रहा है? दैट्स व्हाई ओबेस जेंटलमैन को हमको बहुत डर रहता है। ओबेसिटी में हमको डर रहता है क्योंकि इसको डीवीटी जल्दी फॉर्म होने का चांस है, क्योंकि हम फैक्टर 10 मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और हमारा डोज हमको पता नहीं है। क्लियर? क्लियर? अभी दिखने में क्या डिफरेंस है दोनों में? जो हम एनॉक्सिपायरिन देखते हैं और हेपेरिन देखते हैं, दिखने में क्या डिफरेंस है? स्मिता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेडिसिन दैट कम्स टू यू? हाउ डज हेपेरिन कम? हाउ डज कन्वेंशनल हेपेरिन कम? So conventional heparin comes in a vial. it comes in a vial. Vial. Conventional heparin comes in a multi-dose vial. It comes in a multi-dose. जैसे इंसुलिन का vial होता है, वैसे conventional heparin comes in a multi-dose vial. How does enoxaparin come? आलिया? It comes in a syringe. एक single syringe में आता है वो. Pre-filled single syringe. It comes in a pre-filled single syringe. Enoxaparin. Okay. अभी उसके एनॉक्सिपायरिन का अगर देखोगे तो उसपे एक छोटा सा बबल, एयर बबल भी होता है, हाँ? तो when you have to give heparin, Alia, how do you do it? You take the air bubble down and throw it out or give it. What is it, Alia? कम हो जाएगा. There's an air bubble. There's an air bubble there. Okay. So what do you do, Alia? Do you take it down and flush it up? Or do you? So what you're supposed to do is you cannot remove the air bubble. You are not supposed to remove the air bubble. Understand all these things, okay? You're not supposed to remove the air bubble. It has to go directly in the patient. Directly in the patient. Okay, that air bubble ensures that your entire dose goes inside. समझ में आ रहा है? हाँ, that is why the air bubble should not come out. Okay, enoxaparin. Okay, so that's about pharmacological prophylaxis. अभी इसका डोजेस क्या होता है? अभी अगर आप हेपेरिन का कन्वेंशनल डीवीटी डोज क्या है? अगर कन्वेंशनल में मेरे पास पेशेंट है, पेशेंट अफोर्ड, अभी एनॉक्सिपायरिन का कॉस्ट हाई है ना? कितना है एनॉक्सिपायरिन का कॉस्ट? 700. अभी मेरे को 50 रुपए में हेपेरिन आता है, बराबर? 50, 60, 100 रुपए में हेपेरिन आता है और वो 25,000 यूनिट आ रहा है, तो चीपर क्या है? कन्वेंशनल हेपेरिन। हाँ, तो इसका डोज क्या है? डीवीटी का डोज क्या है? अगर कन्वेंशनल हेपेरिन का डीवीटी का डोज आप पूछोगे तो क्या रह सकता है डीवीटी का डोज? व्हाट इज द डोज ऑफ डीवीटी? व्हाट इज द डोज ऑफ कन्वेंशनल? 5000 यूनिट्स 3 times a day subcutaneous. 5000 यूनिट्स 3 times a day subcutaneous. This is the dose for DVT. ठीक है? तो अगर कोई आके लिख दिया 5000 once a day, 2000 once a day, he or she doesn't know what they're talking. 5000 units 3 times a day is a DVT dose for conventional heparin. क्लियर? तो मतलब मेरे एक ही वायल में कम से कम 3 दिन निकल जाता है, 2 से 3 दिन निकल सकता है, 2 दिन निकल सकता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर ऑन दिस? हाँ, whereas low molecular heparin का क्या डोज है? OD 0.4 ml subcutaneous OD. 40 milligram subcutaneous OD is a dose for conventional of low molecular heparin for thromboprophylaxis. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ट्रीटमेंट, हम थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस की बात कर रहे हैं, क्लियर? तो अभी आपको पता है कि डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर हेपेरिन और कन्वेंशनल हेपेरिन में। आपको पता है कन्वेंशनल हेपेरिन को कैसे मॉनिटर करना है, ग्लोबल हेपेरिन को कैसे मॉनिटर कर पाएंगे अगर करना हो तो। हमको ये पता है कि ये दिखता कैसा है, ओके? हमको पता है डोजेस क्या है अभी इसका, आपको ऑलरेडी 4-5 चीज पता चल गया। हाँ, 0.4 OD, हाँ 0.5 OD, हाँ कन्वेंशनल ये जो अपना एनॉक्सिपायरिन है इट इज OD। जब हम उसको ट्रीटमेंट में बदल करते हैं तभी वो चेंजेस होते हैं डोजेस। जब हम डीवीटी का डोजेस देते हैं तो 0.4 ml सबक्यूटेनियस OD, ओके? अभी समझ लो मैंने हेपेरिन दिया है पेशेंट को, समझ लो हेपेरिन दिया है, तो इसमें दो डिफरेंस क्या है? तो हम लोग क्यों नहीं हेपेरिन सब पेशेंट्स में यूज करें? क्यों नहीं यूज करें हेपेरिन सब पेशेंट्स में? क्योंकि इसमें एक रेयर साइड इफेक्ट होता है। अगर आपको हेपेरिन वी कैन यूज हेपेरिन, अभी हम लोग एनॉक्सिपायरिन तो अभी है ना, 15-20 साल हो गए, इसके पहले हेपेरिन था, हाँ? तो हमको क्या पता चला जब हम हेपेरिन यूज कर रहे हैं
तो एक छोटा सा एंटिटी है, छोटा सा प्रॉब्लम है, रेयर डिसीज है जिसको बोलते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, ये इसमें होता है ज्यादा, ये हेपेरिन में होता है ज्यादा, इसीलिए हम एनॉक्सिपारिन का प्लान करते हैं यूज करने का। एनॉक्सिपारिन से भी हो सकता है लेकिन उसका चांसेस कम है कंपेयर टू कन्वेंशनल हेपेरिन। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम हेपेरिन ज्यादा यूज नहीं करते। ऑल्सो 3 इंजेक्शन कौन देगा? ये एक इंजेक्शन है, पेशेंट को एक इंजेक्शन अच्छा लगेगा, बराबर, एक इंजेक्शन। और हमको ये भी पता चला है कि हेड टू हेड थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस जब हेपेरिन और एनॉक्सिपारिन को कंपेयर करते हैं, एनॉक्सिपारिन सीम्स टू बी फार सुपीरियर ऑन प्रिवेंशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? एनॉक्सिपारिन। बट समटाइम्स आई राइट हेपेरिन 5000 TDS, ये उस पेशेंट को होता है वो कांट अफोर्ड, तो क्या करेंगे? इतना एक्सपेंसिव है, लगा दो ये हेपेरिन, दैट्स व्हाई कन्वेंशनल हेपेरिन जाता है। Whereas when you're talking of treatment dose, it's completely different. ट्रीटमेंट के लिए हम हेपेरिन IV देते हैं, सबकूटेनियस देना जो बहुत बड़ा डोज होता है, हाँ, और तभी हम उसका PTT मॉनिटर करते हैं। जब हम DVT कर रहे हैं उसके लिए हम PTT मॉनिटर नहीं करते हैं। जब हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस के लिए यूज करते हैं, we don't monitor PTT. You understand? We don't monitor because we don't require to monitor PTT. सर में है। सिमिलरली एनॉक्सिपारिन में भी हम कुछ नहीं मॉनिटर करते, 0.4 ml से थोड़ी छोटे करके छोड़ देते हैं। क्लियर? क्लियर ऑन दिस टिल नाउ? क्लियर? हाँ, तो ये हो गया पेरेंटल, ये हो गया पेरेंटल। हाँ, तो इसमें डाल्टेपारिन करके भी एक ड्रग आता है, एनॉक्सिपारिन जैसा होता है, डाल्टेपारिन भी आता है, उसका डोज 5000 ml सब कुछ ओडी होता है। हाँ, और उसके बाद दैट इज ओनली फॉर लो क्रिएटिनिन। ओके, तो आपका नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या आता है इसमें? व्हेन आई एम गिविंग माय हेपेरिन, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव इन योर माइंड? जब हम हेपेरिन देने जा रहे हैं, हमारे मन में क्या 3-4 चीजें रहेंगे? अगर आपको हेपेरिन देना है तो व्हाट विल बी योर नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज? आगे कौन सी प्रोसीजर है तो सॉरी, प्रोसीजर वगैरह करना है तो वेरी हेपेरिन गुड। नहीं देना तो अगर हमको कोई प्रोसीजर करना हो तो हमको प्रोसीजर के बाजू बाजू नहीं देने का, हमको कोड करके रखना है। वेरी गुड। हाँ, एक तो प्रोसीजर, दूसरा व्हाट प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नॉट डू? स्टॉमी वाला लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, लंबर पंक्चर। हाँ, लंबर पंक्चर अगर कर रहे हैं तो उसके आजू बाजू हमको एनॉक्सिपारिन नहीं देना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोबल हेपेरिन दिया है तो प्रोसीजर कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारी सर्जरीज लोबल हेपेरिन देने के बाद प्रोसीजर करते हैं। लेकिन लंबर पंक्चर जो है, लंबर पंक्चर, हाँ, वो हम नहीं कर सकते। दूसरा चीज, एपिड्यूरल कैथेटर रिमूवल नहीं कर सकते, एपिड्यूरल कैथेटर रिमूवल नहीं कर सकते। सो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि एक मैं लंबर पंक्चर नहीं करूँ, प्रोसीजर नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोसीजर हो, एक चीज हो गया। सेकंड चीज क्या नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी? एपिड्यूरल कैथेटर है कि नहीं है ये मेरे को देखना है। थर्ड क्या है नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी? कौन से भी लाइन निकाल। व्हाट इज द क्रिएटिनिन? ओके, व्हाट इज द क्रिएटिनिन? क्योंकि ये जो लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन होता है, ये क्रिएटिनिन पे डिपेंड होता है कि कितना डोज देना है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इसलिए हम कभी लगाते हैं एनॉक्सिपारिन, आफ्टरनून को लगाते हैं। हम आफ्टरनून क्यों लगाते हैं? मॉर्निंग कि मॉर्निंग को रिपोर्ट आ जाते हैं क्रिएटिनिन का। तो जब भी हम LMWH लिखते हैं, हम लिखते हैं 010 0.4010, उसको 100 लिखा है तो डॉक्टर जाके बोलो भाई ये इसको दोपहर को रखो। हाँ, इसको क्यों दोपहर को रखो? मेरे को अरे रात को यूरिन ड्रॉप हो गया, क्रिएटिनिन चेंज हो गया तो इसका डोज चेंज करना है मुझे, इसीलिए ये जो ड्रग होती है उसको दोपहर को रखो। समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए एनॉक्सिपारिन नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी इज टू एंश्योर दैट द ड्रग इज गिवन इन द आफ्टरनून आवर्स आफ्टर चेकिंग whether there are no central neurological procedures which includes lumbar puncture, epidural catheter removals and creatinine as combined. Fourth responsibility is what? Fourth responsibility is before I give heparin, I must be certain there is no bleeding anywhere. I must be certain कि कोई bleeding नहीं है किधर, certain होना चाहिए। समझ लो हमारा पेशेंट डायलिसिस पे, डायलिसिस हो गया, उसके बाद पेशेंट ऐसा ड्राउजी है और मैंने उधर लिख के रखा है हेपेरिन कन्वेंशन है, मैंने कहा फ्रैगमेंट 2070 यूनिट्स। तो आपको क्या पूछना है? सर पेशेंट ड्राउजी है, इसको देना है क्या हेपेरिन? क्यों, क्या हो सकता है इसमें?
ड्राउजी अगर है तो पेशेंट क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट आईसी फीड, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसमें अगर मैंने हेपरिन दिया तो क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसीलिए आपको पेशेंट देखना है। यू हैव टू रूल आउट दैट देयर इज नो चांस ऑफ ब्लीडिंग एनीवेयर, ओके, बिफोर गिविंग दैट हेपरिन। नहीं तो मेडिको लीगल हो जाता है ये, ओके, कि ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, यूरिन में ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी ड्राउजीनेस, कुछ है नहीं, पेशेंट जैसा है वैसी है, तो मैं हेपरिन दूंगा। मेरे को मेरा काम करने के लिए हेपरिन नहीं देना। बिफोर आई गिव आई वांट बी सर्टेन कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर ऑन दिस? Nursing responsibility is very important here. What is the fifth nursing responsibility? The fifth one is what? Fifth one is look at the platelet count. Look at the platelet count. Clear? अगर platelet count low है, less than 80 है, तो inform the doctor. Less than 80 मुझे देना नहीं है, मेरे को सोचना है. The doctor will think, will weigh the risks versus the benefits and then take the call. But less than 80, you will inform to the doctor. Clear? Huh? So these are the nursing responsibilities when you are giving low molecular weight, heparin or heparin. Clear? So Venki, can you tell me the nursing responsibilities one by one? One by one. नंबर पंचर हाँ, नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते हैं। एपिड्यूरल रिमूवल हाँ, वो भी देखना है। हाँ, वो भी नहीं कर सकते हैं। फिर और एक देखना पड़ेगा वो। हाँ, फिर प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट देखना है मुझे। वेरी गुड। क्रिएटिन, किडनी का फंक्शन, हाँ, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन देख क्यों? क्यों? क्रिएट क्रिएटिन क्यों देखना है? क्योंकि डोज चेंज होता है। क्योंकि डोज चेंज होता है। क्रिएटिन क्यों देखना है? क्योंकि डोज चेंज होता है। और इधर पे ब्लीडिंग के कोई चांसेस नहीं है, कुछ भी नहीं, हमको देखना है, तब जाके मुझे हेपरिन देना है। समझ में आ रहा है? तब जाके हेपरिन देना है। ऐसे काफी पेशेंट्स ऐसे हुए हैं कि तुमने हेपरिन दिया हुआ है और वहां ब्लीडिंग चालू है और फिर भी हेपरिन दे दिया है क्योंकि लिखा हुआ है पेपर पे। समझ में आ रहा है? So you must be very careful, okay? Very very careful हेपरिन। अब ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का पेरेंटल ग्रुप। इसमें और ग्रुप भी है। हमने जो बात किया ये खाली पेरेंटल है। ये क्या है? पेरेंटल, ओके, दैट मींस इंजेक्टेबल्स। ये सब सबक्यूटेनियस की बात की हम लोग ने, ओके। अभी हमारे पास ओरल ग्रुप भी है। ओरल में क्या क्या आता है? ये एंटीकोगुलेशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड वार्फरिन, देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉवेल ओरल एंटीकोगुलेशन। नॉवेल मतलब नया, ओके। तो वार्फरिन पुराने टाइम का था और नॉवेल ओरल एंटीकोगुलेंट्स में हमने सब वर्ड सुने हैं, जैसे प्रोडाक्सा सुना है, ज़राल्टो सुना है ना, ये सब वर्ड, प्रोडाक्सा, डाबिगैट्रन, ये सब ओरल एंटीकोगुलेंट, एपिक्साबैन, एलिक्विस। सो एलिक्विस आया, एलिक्विस का मतलब है एपिक्साबैन, एलिक्विस इज एपिक्साबैन। ज़राल्टो इज रिवारोक्साबैन, ज़राल्टो इज रिवारोक्साबैन, प्रोडाक्सा इज डाबिगैट्रन। ये तीन नाम आपको जानना है। ये तीन नाम, ये है ओरल एंटीकोगुलेंट्स। ओरल एंटीकोगुलेंट्स क्या क्या है? एक है एलिक्विस, एलिक्विस इज एपिक्साबैन, एपिक्साबैन, ओके। ज़राल्टो इज रिवारोक्साबैन, ज़राल्टो is rivaroxaban, XARELTO, Xarelto is rivaroxaban, right? And Pradaxa, PRADAXA is dabigatran. हम लोग को dabigatran, rivaroxaban, apixaban, वो अलग अलग नाम का आ सकता है मेडिसिन, लेकिन ये तीन मेडिसिन है। कौन सा तीन मेडिसिन है विशाल? एपिक्साबैन, रिवारोक्साबन एंड डाबिगैट्रन। क्या तीन नाम है? एपिक्साबैन, रिवारोक्साबन एंड डाबिगैट्रन। ये तीन नॉवेल ओरल एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं इसे। इसके बाद भी बहुत है, लेकिन हम लोग यही तीन यूज करते हैं। कौन से तीन है? वंस मोर, एपिक्साबैन, डाबिगैट्रन। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे एंटीकोगुलेंट्स हमने डिस्कस किया अभी तक। पेरेंटल ग्रुप में से हमने अनफ्रैक्शनेटेड और कन्वेंशनल हेपरिन की बात किया, हमने एनॉक्सापैरिन, डाल्टेपैरिन एंड फॉन्डापैरिन, ये चार ड्रग का बात किया जो पेरेंटल ग्रुप में आता है। ओरल ग्रुप में देयर इज वार्फरिन लाइक एंड देयर इज नॉवेल ओरल एंटीकोगुलेंट्स। नॉवेल ओरल एंटीकोगुलेंट्स में हमने एपिक्साबैन, रिवारोक्साबैन एंड ज़राल्टो। इसका जो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज और इसका नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी सेम है। इसका नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज और इसका नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी सेम है फॉर डीवीटी प्रोफिलैक्सिस।
ठीक है, फॉर ड्यूटी। जैसे कि 0 to 10 मिलियन देना है मेरे को, उसको कुछ मॉनिटर करने का कोई मतलब ही नहीं है, आई कैन नॉट मॉनिटर। अब जैसे कि हमने हेपरिन में मॉनिटर किया, हमने जरूरत पड़ा तो हम लोग फ्लेक्सिल को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉनिटर नहीं कर सकते, इसको हम मॉनिटर नहीं कर सकते। हम dabigatran, apixaban और rivaroxaban, इन तीनों को हम मॉनिटर नहीं कर सकते, देयर इज नो वे टू मॉनिटर देम। क्लियर? लेकिन डिफरेंस क्या है, ये ओरल है, खाने को आसान है, समझ रहे हैं? हाँ, और पेशेंट ऐसे सोया हुआ है, उसको इंजेक्शन देने के बजाय एक दे दो, दैट इज इनफ। हाँ, इट्स मच मोर इजियर ना, ओरली दे रहे हो तो अच्छा ही इजी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल। अभी सिंस वी आर इन थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस, देयर इज आल्सो मैकेनिकल। जैसे हम फार्माकोलॉजिकल बोले, मैकेनिकल भी थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस, मतलब प्रिवेंटिंग थ्रोम्बोसिस, प्रिवेंटिंग DVT, प्रिवेंटिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कैन यू टेल मी सम मेथड्स? रेटोस तुमने खाया? खा लिया ना? कौन सा? फोटोन पंप। क्या होता है ये फ्लोट्रॉन पंप? क्या है? आपको फ्लोट्रॉन पंप नहीं है, फ्लोट्रॉन पंप बोला, और कुछ? स्टॉकिंग, तो हम जो पार्टी में पहनते हैं स्टॉकिंग्स, और इसमें what are they called as? What are they called as? What is the medical terminology for those stockings? So उसका ये दो टाइप के मैकेनिकल हमारे पास डिवाइसेस हैं। एक होते हैं सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, ओके। जो फ्लोट्रॉन पंप होता है ना, इसको सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस बोलते हैं, हाँ, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस। और दूसरा होता है ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, आल्सो कॉल्ड एज TED stockings, thromboembolism deterrent stockings, TED। क्या बोलते हैं उसे? thromboembolism deterrent stocking। deterrent मतलब मैं प्रिवेंट कर रहा हूँ, thromboembolism deterrent stockings। क्लियर? क्लियर? तो डिफरेंस क्या दोनों में? एक तो आपको पता है मशीन लगी, एक में तो मशीन लगी हुई है जहां पर वो कंप्रेशन देता है, छोड़ता है, कमिश देता है, छोड़ता है, कमिश देता है, छोड़ता है। इससे क्या हो रहा है? ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था? स्टेसिस। अब ये डालने के बाद स्टेसिस नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लड दौड़ रहा है, क्योंकि उसको प्रेस कर रहा है, छोड़ रहा है, प्रेस कर रहा है, छोड़ रहा है। इसलिए उसको हम लोग वी से दैट स्टेसिस इज गोइंग अवे। एटलीस्ट वन फैक्टर जो हमने डिसाइड किया, उसमें से एक फैक्टर तो चला गया, स्टेसिस चला गया। by doing this फ्लोट्रॉन पंप्स। दूसरा होता है ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिटेरेंट। तो ह्यूज नर्सिंग रिस्पांस। फ्लोट्रॉन तो ठीक है, लगा दिया तुमने, ऑन कर दिया। अगर तुमको बोला कि स्टॉकिंग लगाओ, तुमको टेड स्टॉकिंग लगाओ बोला, टेड आपको समझा में क्या? टेड क्या होता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिटेरेंट स्टॉकिंग्स। तो मैंने बोला स्मिता, you want to write a order for DVD stockings, which is called as DVD stockings, TED stockings. Okay, now we call TED stockings. So TED stockings. So what will be your order? What is your responsibility? What do you think should be your order? So understand this, okay? Understand this, okay? अभी जब तुमको TED stockings बोला जाता है, तो आपको 3-4 चीज उसमें जानना है। आपको क्या जानना है? आपको पता है क्या जानना है? आपने ऑर्डर किया TED stockings कभी? किया है ना? तो क्या किया आपने ऑर्डर? Yes. So पहला बात तो आपको पता है कि दो टाइप का होता है, एक होती है नीतक, थाई तक, और दूसरा होता है नीतक। ये आपको पता चल गया। और क्या पता है आपको? साइज, स्मॉल, लार्ज। हाँ, ये आपको कैसे पता चलता है? स्मॉल, लार्ज और मीडियम। तो इसमें क्या होता है? सो शी इज पार्टली राइट, ओके। तो जब भी हम लोग ग्रेजुएट कंप्रेशन स्टॉकिंग्स खरीद रहे हैं, तो हम लोग को स्मॉल मीडियम का जैसे शर्ट खरीद रहे हैं वैसा नहीं होता। हाँ, जैसे हम लोग मॉल में गया एक्स, एक्सएल, एल, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं करना है हमको। हाँ, हमको अगर आप टेड शॉपिंग देखोगे ना, 15 वैरायटी होगा, 15 टाइप होगा। एक्सएल में तो 4 वैरायटी होगा, एल में 5 होगा, स्मॉल में 4 होगा। आपको जानना है कौन सा हमको देना है। वो हम कैसे जानोगे? क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको मेजरमेंट लेनी पड़ती है एंकल का, काफ का और थाई का। वो जो मेजरमेंट लेने के बाद फिर आपको देखना है कि ये लिस्ट में किस में बैठता है।
ये लिस्ट में कितना किधर बैठता है ये आपको जानना है, उस हिसाब से आपको टेस्ट स्टॉकिंग मंगाना है। आपको कुछ भी नहीं मंगाना है, एक्सेल ले लो, एल ले लो, कपड़ा नहीं है वो हमारा, समझ में आ रहा है? वो एक मेडिकल डिवाइस है, समझ में आ रहा है? तो यू विल हैव टू मेजर, व्हाई हैव टू मेजर? परफेक्ट हाँ, दो रीजन है, हाँ, इफेक्टिविटी के लिए। इफेक्टिविटी के लिए मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ना, यहाँ का प्रेशर 15 होता है, यहाँ का प्रेशर 10 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10 होता है। ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग, ग्रेजुएटेड मतलब यहाँ से डिफरेंट प्रेशर जा रहे हैं उसके, इसको इसलिए उसको अपना नॉर्मल पार्टी का होश नहीं है। हमें पार्टी में लड़की लोग बैठ जाते हैं ना, वो अलग है, समझ में? क्योंकि उसमें ऐसे ग्रेजुएशंस नहीं है। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रेशर है, यहाँ पर एक प्रेशर है, यहाँ पर एक प्रेशर है, अलग अलग प्रेशर, 5 प्रेशर पॉइंट्स है इसके 5 प्रेशर पॉइंट्स पूरा थाई तक अगर देखोगे तो 5 प्रेशर पॉइंट है इसके, ठीक है? और वो 5 प्रेशर पॉइंट अलग अलग प्रेशर है, इधर 15 है, फिर एक 14 आता है, फिर एक 10 आता है, फिर एक 8 आता है, फिर एक 10 आता है। देयर आर 5 प्रेशर पॉइंट्स, और वो 5 प्रेशर पॉइंट्स कभी बराबर होएगा ओनली एंड ओनली व्हेन योर साइजिंग इज प्रॉपर, ओनली एंड ओनली व्हेन साइजिंग इज प्रॉपर, नहीं तो वो बराबर होएगा नहीं। आपको वो साइज लेना है जो आपने मेजरमेंट लिया है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब ये स्टॉकिंग्स खरीदोगे तो उस पे देखो, या आप हमारे पास आई डोंट नो है कि नहीं अभी भी, मैंने एक कार्डबोर्ड लगा के रखा था टेट स्टॉकिंग्स के लिए। जब ये टेस्ट हुई तो वो उस पे लिखा हुआ, सिस्टर सुवर्णा के पास होगा वो, इसमें लिखा है कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये नंबर से आता है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये नंबर से आता है, ऐसा करके हमने बनाया था, वो रहेगा उधर, ठीक है? सुवर्णा सिस्टर अगर नहीं है विशा तो आज करके ले ले, अगर नहीं है तो करके उधर अपने पास एक लिस्ट होना चाहिए, हाँ, कि भाई ये क्या होता है, ये टेट स्टॉकिंग कौन सा आपको लेना है। अब ये टेट स्टॉकिंग्स आर, ये फ्लोट्रॉन और टेट स्टॉकिंग्स कौन से पेशेंट में नहीं लगाने हैं? हम लोग ने तो बोला कि हर पेशेंट को थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस, हर पेशेंट की बात कर रहे हैं हम लोग आईसीयू में। तो हमने हेपरिन में डिसाइड किया कि कौन सा पेशेंट को हम नहीं लगाने वाले हैं, जिसको अभी सर्जरी होने वाला है, जिसको ये होने वाला है, वो ना, उसको नहीं लगाते हम लोग। तो इसमें कौन से पेशेंट हम नहीं लगाएंगे? सॉरी, सो इसीलिए जब पेशेंट 2 या 3 दिन ऑलरेडी आईसीयू में रहते हैं और फिर हम फ्लोट्रॉन या कुल लगाने जा रहे हैं, हम लोग 2 दिन लेने जा रहे हैं, उसके पहले क्या करना है? डॉपलर, उसके पहले हमको डॉपलर करना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग एक्टिव डीवीटी में थोड़ा ये नहीं लगाना है, एक्टिवली डीवीटी अगर हुआ है तो वो नहीं करना। क्लियर? क्लियर? तो समझ लो हमने फ्लोट्रॉन कल ऑर्डर किया, पेशेंट कल आया हुआ है, हाँ, और आज शाम को आके हम फ्लोट्रॉन डालने वाले हैं। कल आया है पेशेंट, शाम को फ्लोट्रॉन डालना चाहिए, डालने का टाइम मतलब आया नहीं है तब तक फ्लोट्रॉन अभी आने वाला है, तो हमको क्या करके लेना पहले? डॉक्टर। कौन डॉक्टर करेगा? अपना बेडसाइड डॉक्टर देखेगा कि वहाँ डीवीटी है कि नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इट इज एसेंशियल दैट यू रूल आउट अ डीवीटी बिफोर पुटिंग अ कंप्रेशन स्टॉकिंग और अ फ्लोट्रॉन पंप। एक वो हो गया। देन फिर आप क्या देखोगे कि भाई ये डॉक्टर बाल का पेशेंट तो नहीं है, क्यों? उसका आर्टरी का प्रेशर ही कम है, उसका पेरिफेरल आर्टरी, उसको एंजियोप्लास्टी करके आर्टरी खोला है उन्होंने, उसका अंदर का प्रेशर ही बराबर नहीं है, उसको जाके तुम और कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? वुंड ही हील नहीं होगा, समझ में आ रहा है? वुंड भी हील नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? सो यू कांट गिव अ फ्लोट्रॉन पंप to a patient who's come in with diabetic peripheral vascular disease or with peripheral vascular diseases, समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका पहले ही उसका सर्कुलेशन कम है, उसके ऊपर तुमने उसको फ्लोट्रॉन या ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लगा दिए तो you will not be able to, उसका सर्कुलेशन ही कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ना ये लगाने का तरीका क्या है? इसको लगाते कैसे है? आपने स्टॉकिंग लगाया कभी लगाया? उसमें 2 गार्टर्स होते हैं, उसमें 2 जगह होते हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक होती है उसकी हील पैड, वो बहुत बड़ा होता है, वो डालना आसान नहीं है, बहुत बड़ा होता है वो, इट्स नॉट इजी टू पुट इट। पेशेंट को तुम इंजरी कर सकते हो अगर आप ऐसा, जैसे हम नॉर्मल पैसे 100 से ऊपर बैठे थे ना, वैसा अगर करोगे तो ये पेशेंट को इंजर हो सकता है, इट कैन इंजर द पेशेंट, इट इज नॉट पॉसिबल, नील वेव फट जाएगा उसका, समझ में आ रहा है? तो उसको कैसे करना पड़ता है? उसका हील जो है, हील इज द प्लेस व्हिच शुड गो इन फर्स्ट। हम सॉक्स भी जब पहनते तो हील देखते ना पहले, फिर हील पहनते ना, ये और बड़ा है तो इसको आपको अंदर हाथ डाल के हील के जगह पे उसको फोल्ड तक करना पड़ता है, अंदर हील पैड होता है उसका, तो आपको अंदर हाथ डाल के हील तक पहुंचना है और फिर उसको अपने हाथ में फोल्ड करके रखना है, तो ये फोल्ड होकर रेडी हो जाता है। क्लियर?
अभी उसमें अगर थाई लेंथ है, फुल लेग लेंथ है, तो द टॉप गार्टर विल कम टू द ग्लूटियल फोल्ड पे आके रुकना चाहिए. इट कैन नॉट बी डाउन हियर, इट हैज टू बी अप, बिकॉज़ हमने को क्या प्रेशर इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? हाँ, इधर तक हमने कर दिया, रोल करके रख दिया, जैसे हम लोग बाहर पार्टी के लिए जा रहे हैं रोल करके गया, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग. समझ में आ रहा है? Now, if it is suppose the garter, उसका गार्टर बोलते हैं, इसको एक को गार्टर बोलते हैं. तो जो गार्टर है, it has to be right on top, up to the gluteal fold, if it is a length, if it's full length. ठीक है? और जहाँ पर उसका स्पेसिफाइड लोकेशंस होते हैं, जैसे नी लेंथ होता है, उसका स्पेसिफाइड लोकेशन पे गार्टर होनी चाहिए. उसका जो गार्टर होती है, उसको वही लोकेशन होना चाहिए जहाँ पर उसने रेकमेंड किया. Clear? So as a nurse, this is very very important for you to understand. Not only that, you have to inquire, भाई तुमको दर्द हो रहा है क्या? क्योंकि अगर उसको दर्द हो रहा है, मतलब उसका आर्टरी ब्लॉक हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, ये उसको बराबर नहीं है. तो काफी बार ऐसा होता है, आपने कुछ भी मंगा दिया है, तुमने एल मंगा दिया है, एक्स मंगा दिया, और तो दर्द होने लगता है. तुमने गलत मंगा दिया है, तुमने वो पेशेंट के लिए जो प्रेशर होना चाहिए वो गलत मंगा दिया तुमने, इसलिए उसको दर्द हो रहा है. नहीं तो उसको दर्द होना नहीं चाहिए. तो सॉक्स ही है, एक तरीके का सॉक्स है, वो इसी हिसाब से बनाया है ताकि उसको दर्द ना हो. वेनस का अगर सर्कुलेशन को थोड़ा टाइट कर देगा तो उससे दर्द नहीं होता है. समझ में? आर्टरी को अगर हमने टाइट कर दिया तब दर्द होता है. तो इसलिए जब बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टॉकिंग्स खरीदते, आपने गलत खरीद लिया, पेशेंट बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए, दर्द होता है मेरे को. हाँ, थर्ड थिंग, दीज पेशेंट्स व्हेन नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है कि अगर ये पेशेंट को समझ लो फीवर हो रहा है, ये पेशेंट फीवर हो रहा है, तो दिस बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर. तो क्या होता है इसमें कि अगर फीवर हो रहा है तो हम ये इसको निकालें 2-2 घंटे में बाजू में रखें, फिर वापस डालें. समझ में आ रहा है? हम लोग पूरा निकाल भी नहीं सकते, तो निकालो, बिकॉज वो फीवर अगर हो गया तो पूरा स्वेटिंग हो जाता है, और स्वेटिंग होने वजह से यहाँ पर मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से स्किन पील हो जाता है, अल्सर हो जाता है. सो फिर वो बाद में लगा ही नहीं पाएंगे हम. समझ लो आपने ये देखा नहीं, तो बाद में स्किन पील अगर हो गया उसके बाद तो लगा ही नहीं पाएंगे हम. सो इसलिए फीवर के पेशेंट जो रहते हैं, जिसको बहुत सारा स्वेटिंग वेटिंग हो रहा है, मॉइस्चर ज्यादा है, उस पेशेंट के लिए ये निकाल के बाजू में रख के फिर वापस डालना जरूरी है. क्लियर? क्लियर? Graduated compression stockings and Flowtron are also called as pneumatic compression devices. Sequential or pneumatic compression devices. Pneumatic क्यों? क्योंकि हवा से होता है. हाँ, pneumatic compression, pneumatic or sequential compression devices. हाँ, pneumatic or sequential compression devices or and graduated compression stockings called as thromboembolism deterrent stockings. Clear? Clear? But most important is what? अगर उनको स्टेसिस प्रिवेंट करना है, most important क्या है? अगर उनको स्टेसिस प्रिवेंट करना है, ये तो सब हम स्टेसिस प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. ब्लड दौड़ नहीं रहा है, हम ब्लड दौड़ नहीं रहा है, राइट? ब्लड दौड़ नहीं रहा है, हम उसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर चेंज करके. हम प्रेशर चेंज करके ब्लड को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे इजी तरीका क्या है? मोबिलाइज कर दो उसको. सबसे सिंपल तरीका वही होता है कि तुम भाई पेशेंट को चेयर पे बिठा दो, तो वहां मोबिलिटी आ गया, चेंज ऑफ पोजीशन हो गया, प्रेशर चेंज हो गया अपने आप. हाँ, उसको खड़ा करो, थोड़ी देर और खड़ा करो, फिर वापस बिठा दो, वापस खड़ा करो. इसीलिए मैं सुबह आके क्या बोलता हूँ, हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, मोबिलाइज करोगे तो क्या होता है, वी हैव सॉल्व्ड मेजर प्रॉब्लम्स हियर. एक ऑटोप्सी स्टडी में, पीजीआई चंडीगढ़ में एक ऑटोप्सी स्टडी में उनको पता चला कि 40% लोग ऑटोप्सी स्टडी मतलब मरने के बाद दे फाइंड आउट करते कि भाई क्यों मरा ये, तो उनको पता कि बहुत सारे लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से मरे, जिसका कारण उनको पता नहीं था. बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग जब उन्होंने ऑटोप्सी का स्टडी किया, मतलब बहुत सारे लोग मरे हुए थे, उसको ऑटोप्सी का स्टडी किया, उनको पता चला कि बहुत बड़ा नंबर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से मरा हुआ. अब कहां से है? पी. इसीलिए मोबिलाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हम क्या करते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी रहते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, उसको बिठाओ चेयर पे. You understand? That's the importance. So you must weigh the risks and benefits and do mobilization. It's very 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 important. इसीलिए जब आप पोजीशन चेंज करते हो, वहां पर भी प्रेशर चेंज हो रहा है. तुम ये बाजू कर रहे हो, प्रेशर चेंज हो रहा है. बिठा और लेग स्टैंडिंग कर रहे हो, प्रेशर चेंज हो रहा है. चेयर पे बिठा और प्रेशर चेंज हो रहा है. जब भी प्रेशर चेंज हो रहा है, हमारा स्टेसिस निकल रहा है. समझ में आ रहा है? इसीलिए मोबिलाइजेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. चलना बहुत इंपॉर्टेंट. इसे निकाल के चलाओ, तो चलाओ उसको, बेस्ट हो गया. एक बार चल दिया तो आपको क्या करना है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी,
सर मैं एनॉक्सिपारिन बंद कर दूं क्या, सर मैं फ्लोट्रॉन बंद कर दूं क्या, मैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बंद कर दूं क्या, वैसे तो चल रहा है, ये आपको पूछना है. वी मे और मे नॉट स्टॉप इट, बट यू हैव टू आस्क दिस डिपेंडिंग ऑन द केस. हमको ऐसा लगा कि ये वेरी हाई रिस्क है डीवीटी का, तो हम बोले कि भाई बंद मत करो, उसको चलाओ. लेकिन जैसे कि कैंसर का पेशेंट हो गया, कैंसर का पेशेंट बहुत बहुत हाई रिस्क होता है डीवीटी के लिए, बहुत हाई रिस्क होता है डीवीटी के लिए. तो टीकेआर का पेशेंट हो गया, बहुत हाई रिस्क होता है. तो टोटल नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट बहुत बहुत हाई रिस्क होता है ये फॉर एम्बोलिज्म, फॉर परमानेंट एम्बोलिज्म. इसलिए हम क्या करते हैं, भले ही वो चल रहा है उसको फिर भी हम जेराटो पे रखते हैं या एनॉक्सिपारिन पे रखते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग परमानेंट एम्बोलिज्म. सो हम लोग उनको चल रहे फिर भी उसको एनॉक्सिपारिन लगी हुई है, देखा है ना, आके वो लिख के रखते हैं एनॉक्सिपारिन उसमें. समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ हम, इतना तो हमको पता चला आज के लेक्चर में कि कुछ ना कुछ हमको देना ही है. थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस अपना फीडिंग, एनास्थेसिया, सेडेशन एंड स्पॉन्जिलिटिक ट्रायल्स होते, थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस में हमको कुछ ना कुछ देना ही है. और वो क्या देना है विल बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट द केस कंडीशन इज. अभी आपको समझ जाए कि कन्वेंशनल हेपरिन क्या होता है, एनॉक्सिपारिन क्या होता है, लोमोजिब क्या होता है, ओरल एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है. आपको ये पता है कि फार्माकोलॉजिकल टेक्निक क्या है और मैकेनिकल क्या है, और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है मोबिलाइजेशन. हाँ सर, मैं कितना भी तुम दवा दो, जितना तुम चलाओगे, चलने में जितना फायदा होता है किसी में भी नहीं होता. क्लियर? एनी डाउट्स ऑन थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस? हाँ